हमारी सीओए की यूनिट 3 आईओ ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं डेटा ट्रांसफर, जिसमें आते हैं सीरियल, पैरेलल, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब से हम लोग न्यू स्टार्ट करेंगे कि जो अपने टॉपिक्स होते हैं उन पे वीडियो बनाते, फिर सब टॉपिक की एक एक सेपरेट वीडियो बनाते, क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम्स पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम कम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो डेटा ट्रांसफर है उसके जो जो सब टॉपिक्स है वो पूरा एक ही वीडियो में हो जाएगा, है ना। फिर जो मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर है उसमें डीएम है और आईओ प्रोसेसर, ये पूरा एक वीडियो में होगा। तो उससे होगा क्या कि वीडियो कम होगी लेक्चर की और आप एक वीडियो से ज्यादा टॉपिक समझ पाओगे। तो ये आपका टाइम सेव कर लेगा, समझ गए। तो आज हम लोग देखेंगे डेटा ट्रांसफर, सीरियल, पैरेलल, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, पूरे इसमें कवर करवा दूंगी आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर देखेंगे, जिसमें आता है डीएमए और आईओ प्रोसेसर, और फिर अपनी ये यूनिट कंप्लीट। तो ऐसे क्या होगा, कम लेक्चर्स में अपनी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ कम टाइम में हम लोग ज्यादा टॉपिक कर पाएंगे। समझ में आ गया। एक बार मैं ब्रीफ में बता देती हूँ आज हम क्या क्या देखेंगे, ताकि तुम लोग देखने आए हो कि हमें सीरियल वाला ट्रांसमिशन चाहिए था तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो देखो, डेटा ट्रांसफर में आता है सीरियल, पैरेलल, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो डेटा ट्रांसमिशन जो टाइप होता है पैरेलल ट्रांसमिशन, वो पूरा मैंने अच्छे से करवाऊंगी मैं आज। सीरियल ट्रांसमिशन भी अच्छे से करवाऊंगी, वेट डायग्राम भी दोनों के और इन दोनों के डायग्राम भी, ठीक है। फिर अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन पूरा अपन देखेंगे अच्छे से, समझ गए। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर अच्छे से देखेंगे। एसिंक्रोनस के जो टाइप्स है दो, स्ट्रोक कंट्रोल मेथड और हैंड शेकिंग मेथड, इन पे डायरेक्ट वो पूछ लेंगे शॉर्ट नोट में कि स्ट्रोक कंट्रोल मेथड, तो वो भी अपन अच्छे से देखेंगे। इसके जो जो टाइप्स हैं वो भी अपन अच्छे से देखेंगे, समझ गए। हैंड शेकिंग मेथड जो अपने एसिंक्रोनस है और हैंड शेकिंग मेथड के भी टाइप्स हैं वो अपन देखेंगे, और सारे डायग्राम्स भी अपन आज देखेंगे अच्छे से। और ये जो है ये अपना नेक्स्ट लास्ट वीडियो जो बनेगी उसका है। और एक और अपन देखने वाले हैं आज, क्या होगा वो, डिफरेंशिएट सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो ये जो है डिफरेंशिएट पूछा गया है तो ये अपन देखेंगे। तो जो आया था कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है वो आपको मिल गया इस वीडियो में। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ये सब अपन आज सब प्रॉपर अच्छे से देखने वाले हैं डेटा ट्रांसफर का। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है ना। तो इन्होंने हमें एक अपना आरजीपीवी का एक क्वेश्चन है, इलैबोरेट सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसफर विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले डेटा ट्रांसमिशन का पार्ट होता है पैरेलल और सीरियल, ठीक है। तो जहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो वहां और जहाँ पे ट्रांसमिशन हो यही लिखना है, कुछ नया नहीं है। तो डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिजिटल डिवाइस टू अनदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। तो डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है एक डिजिटल डिवाइस से दूसरी डिजिटल डिवाइस तक डेटा को कम्युनिकेशन मीडियम मतलब वायर, केबल या वायरलेस के थ्रू भेजना। जैसे जब कंप्यूटर अपना डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजता है तो उस प्रोसेस का को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। जब कंप्यूटर जो है प्रिंटर को कुछ अपना डेटा दे रहा है तो उसे हम कहेंगे डेटा ट्रांसमिशन। सीपीयू जो है रैम को कुछ अपना डेटा दे रही है तो उसे हम लोग कहेंगे डेटा ट्रांसमिशन। मतलब डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस को अपना ही कंप्यूटर दे रहा है तो वो जो प्रोसेस है उसे डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। और जो डेटा है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, बाइनरी बिट्स के फॉर्म में जाता है वो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कम्युनिकेशन करवाता है कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस का। इतना हो गया। अब इसके टाइप्स, मेथड्स होते हैं ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा। सबसे पहला होता है पैरेलल ट्रांसमिशन, फिर सीरियल ट्रांसमिशन। अगर पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होता है, in parallel transmission, binary data is organized into groups of n bits and all bits are transmitted at the same time through separate communication lines. तो पैरेलल ट्रांसमिशन में एक समय पर मल्टीपल बिट्स जो हैं एक साथ अलग अलग वायर्स के थ्रू भेजे जाते हैं। अगर 8 बिट डेटा भेजना है तो 8 वायर्स चाहिए, समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पैरेलल ट्रांसमिशन में आप एक ही समय पर मल्टीपल बिट्स के साथ जो अलग अलग वायर्स के थ्रू भेजे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 बिट है तो वो होगा कितना, 16 वायर्स लगेंगे। n बिट्स है तो n वायर्स लगेंगे, समझिए। ये अब ये हो गया
पैरेलल ट्रांसमिशन समझ में आया? डायग्राम बता देती हूँ उसका। देखो, अगर 8 बिट का है तो देखो 8 बिट 8 वायर से चले जाएंगे साथ में, समझे? तो सेंडर जो है, सेंडर क्या करता है, डेटा को मल्टीपल बिट्स में डिवाइड करता है। कर लिया इसने डिवाइड। अब हर बिट को एक एक अलग वायर असाइन होती है। सभी बिट्स एक ही टाइम पर ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए मेरा जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट हो जाता है। और जो रिसीवर होता है वो सभी बिट्स को एक साथ रिसीव करता है और फिर अपना ओरिजिनल डेटा बना लेता है। तो ऐसे अपना ये काम करते हैं। वर्किंग समझ में आई? क्या होता है कि सेंडर डिवाइड करता है डेटा को इनटू ग्रुप ऑफ बिट्स में डिवाइड कर दिया, और हर बिट, एक बिट को एक सेपरेट वायर मिलता है, फिर वो सब साथ में ट्रेवल करते हैं सारे बिट्स। और जो रिसीवर है सब बिट्स को कलेक्ट कर लेता है और उन्हें अरेंज करके अपना डेटा बना लेता है फाइनल। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? हाई स्पीड बिकॉज मल्टीपल बिट्स ट्रेवल टुगेदर। सब बिट्स एक साथ भेजे जाते हैं तो इसलिए डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। सिंपल एंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड, सुटेबल फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। बिट्स को वेट करना नहीं पड़ता है ना, तो सब साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होते हैं। और ये जो है सुटेबल है अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू और रैम के बीच में पैरेलल ट्रांसमिशन ही यूज होता है, क्योंकि डिस्टेंस इनका बहुत कम होता है। तो ये अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? कॉस्ट इज हाई बिकॉज मैनी वायर्स आर रिक्वायर्ड। अगर सोच 16 बिट का होगा तो 16 वायर लगेंगे, 32 बिट का होगा 32 वायर लगेंगे, बहुत सारे वायर लगेंगे, जिससे मेरी कॉस्ट भी हाई हो सकती है। अब एक्सपेंसिव है ही सही, ज्यादा वायर्स और कनेक्टर लगेंगे। फिर नॉट सुटेबल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। डिस्टेंस बढ़ने पर बिट्स जो है एक साथ नहीं पहुंचते हैं, टाइमिंग मिसमैच हो जाती है। तो ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए अच्छा है, लार्ज डिस्टेंस के लिए नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। सिंगल इंटरफेरेंस में अकर बिटवीन वायर्स। एक वायर का सिग्नल दूसरे वायर को डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए फिर एरर्स भी आ सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? सीपीयू टू रैम, इंटरनल डेटा बस और ओल्ड प्रिंटर इंटरफेसेस। ये सब एप्लीकेशंस लिख देना, बस इतनी थ्योरी लिखना। और वो डायग्राम मैंने बताया है, ये डायग्राम बना के आ जाना। बता रहे ना, सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, 8 लाइन्स उसने बता दिया, 8 लाइन्स में उसने दे दिया। तो ये मेरा मैकेनिज्म होता है पैरेलल ट्रांसमिशन का। डायग्राम्स और थ्योरी अच्छी लिख कर आना, जितनी मैंने बताई है उतने लिख दोगे काम हो जाएगा। अब सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है? पहले ना एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवाती हूँ। वीडियो अभी पॉज कर देना, मतलब सोचने के टाइम पे पॉज कर देना। मैंने पैरेलल ट्रांसमिशन समझाया, मुझे बताओ पैरेलल ट्रांसमिशन फास्ट क्यों होता है? अब 2 मिनट सोचना वीडियो बंद करके, और अपने आप ही खुद ही आंसर निकालना, और फिर पीछे जाके चेक कर लेना कि क्या अगर हमें वीडियो देखने के बाद आ गया समझ में, मतलब मजे हैं अपने, नहीं आया तो वापस से देख लेना, ठीक है? अब सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है? सीरियल ट्रांसमिशन, डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड one after another over सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। क्या बोल रहा है ये? सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा एक एक बिट करके एक ही कम्युनिकेशन लाइन से भेजा जाता है। अगर 8 बिट का डेटा है तो सिर्फ एक ही वायर लग रही है इसमें, समझे क्या हो रहा है? डायग्राम देखो, दिख रहा है डायग्राम? वेरी गुड। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर इतना सारा बिट्स है तो एक ही बार में अपना काम हो रहा है, मतलब एक ही वायर से काम हो गया है। कैसे हुआ है देखो, कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है पैरेलल फॉर्म में स्टोर होता है, समझ गए? पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करता है। मतलब पहले तेरी बारी थी, फिर तू आ, फिर तू, फिर तू, फिर तू, फिर तू, फिर तू, फिर तू, इस तरह, समझ रहे? तो बिट्स जो है फिर एक एक करके सिंगल वायर से भेजे जाते हैं। अब रिसीवर जो है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर की मदद से डेटा वापस पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, समझ गए? तो ओरिजिनल डेटा फिर प्रोसेस किया जाता है। जैसे अगर ये अरेंज है तो लाइन में पहले ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ऐसे ऐसे लगते जाएंगे। अब यहाँ पहुंच गया, अब ये कैसे लगेगा? नीचे से शुरू होगा, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1 0।
तो इस तरह से काम होता है। तो पैरेलल से सीरियल कन्वर्टर यहाँ पे यूज हो रहा है और यहाँ पे सीरियल से पैरेलल कन्वर्टर यूज हो रहा है। तो ये समझ में आ गया। अब इसकी वर्किंग क्या है, डेटा फ्रॉम सेंडर इज कन्वर्टेड इनटू सीरियल फॉर्म में हो गया ये। अब फिर बिट्स आर सेंट वन आफ्टर अनदर, रिसीवर कन्वर्ट सीरियल बिट्स बैक इनटू पैरेलल फॉर्म, डेटा इज देन प्रोसेस। समझ में आ गया, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एडवांटेज क्या होता है इसका, एक ही वायर से काम हो जाता है मेरा, सिर्फ एक कम्युनिकेशन लाइन लगती है, कम वायर्स होने की वजह से कॉस्ट कम होती है, लो कॉस्ट है ना। सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी जो मेरा सिग्नल है वो स्टेबल रहता है। लेस इंटरफेरेंस कंपेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन, एक वायर होने की वजह से क्रॉस टॉक बहुत कम होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या हो गया फिर, ये जो है ना पैरेलल वाले से स्लो होता है क्योंकि बिट्स एक एक करके ट्रांसफर हो रहे होते हैं। कन्वर्जन हार्डवेयर रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्स एडिशनल कन्वर्जन हार्डवेयर। तो इस पैरेलल से सीरियल और सीरियल से पैरेलल की कन्वर्टर्स की हमको जरूरत पड़ती है। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नेसेसरी, तो सेंडर और रिसीवर की टाइमिंग मैच होनी चाहिए, है ना। अब इसके एप्लीकेशंस मैं बता देती हूँ, एक बार नोट कर लेना। यूएसबी में यूज होता है, इथरनेट में यूज होता है और इंटरनेट कम्युनिकेशन में यूज होता है। और ये इसका डायग्राम है। अपन पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है ये अपन बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अगर सिर्फ पूछे पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन बताओ तो उतना लिख देना। अब क्वेश्चन है व्हाट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो सबसे पहले तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो है ये सीरियल ट्रांसमिशन के ही टाइप्स हैं, समझ में आ गया। अब सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है, सीरियल ट्रांसमिशन, सीरियल डेटा ट्रांसफर बोलो या ट्रांसमिशन बोलो, बात है कि is a mode in which both the sender and receiver share a common clock signal and data is transferred at regular predictable time intervals with the clock। तो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर एक ऐसा डेटा ट्रांसफर मेथड है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक कॉमन क्लॉक सिग्नल यूज करते हैं और इसी क्लॉक के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसफर होता है। तो सेम क्लॉक इक्वल टू सिंक्रोनस। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं, सोचो कि दो लोग डांस कर रहे हैं, दोनों के पास एक ही म्यूजिक चल रहा है, एक ही म्यूजिक मतलब क्लॉक, एक ही क्लॉक चल रहा है। जब बीट आती है तभी दोनों स्टेप लेते हैं, तो इसीलिए दोनों परफेक्टली जो है सिंक में रहते हैं। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, सेंडर और रिसीवर एक ही क्लॉक को फॉलो करता है। ये अपना कुछ थ्योरी है, वरना फिर बोलते हो अच्छे से प्रॉपर नोट्स दो, कैसे लिखना है वगैरह वगैरह, तो ये याद कर लेना, हो जाएगा काम अपना। अब इसका डायग्राम देखना आप लोग, टाइमिंग डायग्राम इसका आगे, ठीक है। तो अभी डायग्राम में क्या बता रहा है हमें, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। फ्लो ऑफ डेटा किस तरह से जा रहा है, तो डेटा जो है इस बस से जाता जा रहा है और जो क्लॉक लाइन है दोनों को सेम टाइमिंग दे रही है। तो इसका टाइमिंग डायग्राम क्या है ये देखो। अब देखो टाइमिंग डायग्राम में क्या हो रहा है, डायग्राम्स याद कर लेना भाई, डायग्राम तो बनाकर ही आना है, कोई ऑप्शन ही नहीं इनका, तो है ना। तो इसमें सबसे पहले हो रहा है क्लॉक। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसका मीनिंग क्या है, ये कॉमन क्लॉक है। मास्टर और स्लेव दोनों ही इसी को फॉलो करते हैं और हर पल्स एक टाइमिंग बताती है कि कब अपने को नेक्स्ट काम करना है, तो इसीलिए इसे सिंक्रोनस हम लोग कहते हैं। अब एड्रेस ऑफ स्लेव बाय मास्टर का मतलब है सबसे पहले जो है मास्टर एड्रेस बस पर स्लेव का एड्रेस भेजता है। मुझे रैम, फॉर एग्जाम्पल मुझे रैम के इस एड्रेस से डेटा चाहिए, तो ये अपना मास्टर बता देगा। अब इससे स्लेव को पता चल जाता है कि उसको सिलेक्ट किया गया है, मास्टर ने कोई काम दिया है। अब रीड सिग्नल बाय मास्टर का मतलब है ये जो है ये रीड सिग्नल है। जब रीड इक्वल टू 1 होता है तो मास्टर बोलता है अब चल ठीक है, मैंने तुझे काम दे दिया था, अब तू मेरे को डेटा भेज दे मेरा। तो रीड सिग्नल ऑन होते ही जो स्लेव है मेरा वो एक्टिव हो जाता है। तो अब ये स्लेव एक्टिव हो गया, अब स्लेव काम करने लगेगा। डेटा इज प्लेस्ड इन डेटा बस बाय स्लेव। अब स्लेव डेटा बस पर डेटा रख देता है
फॉर एग्जाम्पल जो भी डेटा था उसने रख दिया, तो क्लॉक पल्स आते ही जो मेरा मास्टर है इस डेटा को रीड कर लेता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लॉक पल्स चल रही है, सब डिवाइसेस रेडी हो गए हैं, मास्टर ने एड्रेस भेज दिया है कि तुम्हारा एड्रेस सिलेक्ट हो गया। रीड सिग्नल में क्या हो रहा है कि मास्टर रीड सिग्नल ऑन करता है, बता रहा है कि भाई देख मुझे डेटा चाहिए। अब डेटा इज प्लेस्ड इन डेटा बस बाय स्लेव में क्या हो रहा है कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स आती है और इसी क्लॉक पल्स पर जो है मास्टर है वो मेरा डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लेव डेटा बस पर डेटा रख देता है। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब आती है तो मास्टर जो है डेटा रीड कर लेता है, फिर रीड सिग्नल मेरा ऑफ हो जाता है और डेटा बस खाली हो जाती है, फिर ट्रांसफर मेरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? बस यही कहानी अपने को पढ़नी है, इसमें कुछ नहीं है और यही वर्किंग अपनी इसमें होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन ड्यू टू कंटिन्यूस डेटा फ्लो, डेटा बिना रुके कंटिन्यूसली ट्रांसफर होता है। क्लॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए जो है मेरा डेटा ट्रांसफर फास्ट हो रहा है। एफिशिएंट फॉर लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डेटा, बड़ी क्वांटिटी का डेटा एफिशिएंटली ट्रांसफर हो जाता है। मिनिमल ओवरहेड, नो फ्रेमिंग बिट्स, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की अपने को कोई यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? रिक्वायर्स प्रिसाइज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, दोनों डिवाइसेस में सेम क्लॉक होना चाहिए। टाइमिंग, क्लॉक मिसमैच हुआ तो डेटा भी एरर हो सकता है। मोर कॉम्प्लेक्स सर्किटरी नीडेड फॉर क्लॉक मैनेजमेंट, क्लॉक मैनेज करने के लिए एक एक्स्ट्रा सर्किटरी भी हमें चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं सीपीयू टू रैम में, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस और एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज हो जाता है। और ये सब एग्जांपल लिख देना, एप्लीकेशन लिख देना। तो सिंक्रोनस क्या है? सेम क्लॉक होता है इसमें, सेंडर और रिसीवर सेम क्लॉक यूज करते हैं, डेटा क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होता है, हाई स्पीड होती है, कंटिन्यूस ट्रांसफर होता है और इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की जरूरत नहीं होती है। सीपीयू रैम कम्युनिकेशन इसका कॉमन एग्जाम्पल है। समझ में? और ये डायग्राम है। अब हम लोग एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर देखते हैं। तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है? एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर डज नॉट यूज अ शेयर्ड क्लॉक, इंस्टेड डेटा unit is framed with the start and stop bits to indicate when it begins and ends, allowing devices to operate independently। तो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर एक ऐसा डेटा ट्रांसफर मेथड है जिसमें सेंडर और रिसीवर के पास क्लॉक सिग्नल नहीं होता है। डेटा ट्रांसफर कंट्रोल सिग्नल्स जो स्टॉप या हैंड शेकिंग है उनकी हेल्प से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है कि नो क्लॉक सिग्नल, नो कॉमन क्लॉक, तो एसिंक्रोनस है ये। आप जैसे मैं तुम्हें समझाऊं तो मान लो आपके दोस्त को व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेजते हो, सभी भेजते हैं, तो तुम जब फ्री हो तो मैसेज भेज देते हो, तो दोस्त जब फ्री होता है तब मैसेज पढ़ लेता है, तो कोई फिक्स्ड टाइमिंग तो है नहीं। तो इसी को एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं कि मैंने अगर 11:50 पे मेरे दोस्त को मैसेज करा है तो वो उसके हिसाब से मैसेज पढ़ेगा ना। जरूरी नहीं है कि वो 11:50 पे मैंने मैसेज करा तो वो 11:51 पे मेरे को रिप्लाई दे दे। तो जिसमें फिक्स्ड टाइम नहीं होता उसी को हम लोग एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर कहते हैं। नो कॉमन क्लॉक। सिंक्रोनस में क्या होता था कि टीचर बोलता है कि हर 10 सेकंड बाद आपको आंसर देना ही है, मतलब जैसे 10 सेकंड होगा आपको आंसर देना है। बट एसिंक्रोनस में क्या हो रहा है, टीचर बोल रहा है जब आप रेडी हो जाओ तब आंसर दे देना, तो कोई कॉमन टाइमिंग नहीं है। तो ये समझ में आया। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग चलो डायग्राम से समझते हैं। अब इसमें आपने देखा एसिंक्रोनस का डायग्राम, इसमें कोई क्लॉक लाइन नहीं है, इसलिए सेंडर और रिसीवर को नहीं पता है कि सामने वाला जो है कब रिप्लाई करेगा। तो इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स यूज होते हैं। तो जैसे सेंडर के पास डेटा रेडी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा डेटा है मेरे सेंडर के पास रेडी है, तो सेंडर रिसीवर को बताता है कि देख डेटा रेडी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्टॉप या डेटा वैलिड सिग्नल से दी जाती है। अब रिसीवर जो है सिग्नल देखता है कि अच्छा अगर रेडी है तो तू फिर डेटा रीड कर लेगा आपको। तो ऐसे अपना डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होता है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये सबसे पहले स्टार्ट बिट देखेगा, ये देखा इसने
स्टार्ट बिट देखा तो यहाँ पे 0 है, तो ये रिसीवर को बताता है कि ये डेटा आने वाला है, तो इसके बाद जो रिसीवर है वो अलर्ट हो जाएगा। अब फिर ये अपने अगर डेटा बिट्स हैं तो ये ही मेरा एक्चुअल डेटा है, समझे? तो इसी को आपको ट्रांसफर करना है। अगर 1 आ जाए तो ये बताता है कि डेटा खत्म, अब रिसीवर अगले डेटा का वेट करेगा। तो अब ये स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट क्या होते हैं, इनका यूज क्यों होता है? क्योंकि क्लॉक नहीं होती है, तो क्लॉक होता तो रिसीवर को टाइमिंग पता चल जाता, क्लॉक नहीं है इसीलिए हम लोग स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज करते हैं। तो अब ये जो टर्मिनोलॉजीज है, सेंडर ये क्या होता है? जो डेटा भेजता है, फॉर एग्जांपल सीपीयू बोल दो। रिसीवर क्या होता है? जो डेटा रिसीव करता है। पैकेट क्या होते हैं? डेटा का एक छोटा सा ग्रुप। बफर क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी, डेटा जो है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये समझ में आ गया? अब जो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर होता है उसके भी टाइप्स होते हैं। तो एसिंक्रोनस के 2 टाइप होते हैं, स्टॉप कंट्रोल मेथड और हैंड शेकिंग मेथड। तो ये स्पेशली अगर शॉर्ट नोट में पूछ ले कि स्टॉप कंट्रोल मेथड बताओ या फिर अलग से हैंड शेकिंग मेथड बताओ, तो ये समझ में आ जाएगा। बढ़िया, आपने बहुत सारे अपन आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे कि क्या क्या आ सकते हैं। अब स्टॉप कंट्रोल मेथड क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि एसिंक्रोनस का टाइप होता है। एसिंक्रोनस क्या होता है हल्का सा बता देना 1-2 लाइन में। अब स्टॉप कंट्रोल मेथड, कंट्रोल सिग्नल कॉल्ड as stop is used to indicate when data is valid and ready for transfer. स्टॉप कंट्रोल मेथड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का एक मेथड है जिसमें सिर्फ एक कंट्रोल सिग्नल जिसको स्टॉप कहते हैं वो यूज होता है। तो यही सिग्नल बताता है कि डेटा वैलिड है और ट्रांसफर के लिए रेडी है। तो स्टॉप जो है वो डेटा रेडी है ये सिग्नल दे देता है, बस इतना। अब स्ट्रोक एक कॉमन सिग्नल है। जब स्ट्रोब है ऑन हो तो इसका मतलब है कि डेटा रेडी है, आपको रीड कर लेना है। जब स्ट्रोब मेरा ऑफ हो जाए, मतलब 0 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उसका मतलब है कि ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रोब मेरे 2 टाइप के होते हैं। क्या टाइप होता है इसका? सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें सोर्स जो मेरा सेंडर है वो ट्रांसफर स्टार्ट करता है, सोर्स डेटा भी भेज रहा है और सोर्स ही स्ट्रोब सिग्नल भी भेज रहा है। जैसे अगर हम इसका डायग्राम देखें, देखो ये डायग्राम है अपना। सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब में क्या हो रहा है? जो सोर्स यूनिट है, सोर्स के पास जो मेरा डेटा है वो रेडी है। सोर्स डेटा को डेटा बस पर रख देता है। अब सोर्स जो है स्ट्रोब इक्वल टू 1 करता है। इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि डेटा रेडी है, रीड कर लो। तो वो जो है डेस्टिनेशन स्ट्रोब जो है वो क्या करता है? देखकर डेटा रीड कर लेता है, ये डेस्टिनेशन वाला यूनिट। अब जब फिर सोर्स स्ट्रोब जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब ऑफ कर देता है और डेटा जो है बस से हटा देता है। इस तरह से काम होता है। अब टाइमिंग डायग्राम क्या है इसका? ये डेटा है, ये ट्रेलिंग स्ट्रोब है। व्हाट इज ट्रेलिंग स्ट्रोब? तो ये जो मेरा ट्रेलिंग स्ट्रोब है ये क्या काम करता है? ट्रेलिंग एज पर रिसीवर समझ लेता है कि डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। अब डेटा बस से डेटा हटा दिया जाएगा, अगले डेटा ट्रांसफर के लिए बस फ्री है। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं इजीली, तो टीचर बोलता है बुक ले लो, मतलब कि स्ट्रोब हाई है। स्टूडेंट बुक ले लेता है, फिर टीचर बोलता है बस अब खत्म, मैंने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो स्ट्रोब मेरा लो हो गया। तो इक्वल टू ट्रेलिंग स्ट्रोब, मतलब काम हो गया अपना, समझ गए? अब इसका टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। ये अपना ब्लॉक डायग्राम था, ओके। किसका ब्लॉक डायग्राम था? सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब का। अब इसका टाइमिंग डायग्राम देखेंगे हम लोग। वैलिड डेटा, इस ड्यूरेशन में डेटा बस पर प्रेजेंट होता है। अब फिर ट्रेलिंग स्ट्रोब क्या है? ये स्ट्रोब हाई है तो रिसीवर डेटा, ये जब स्ट्रोब हाई है तब रिसीवर को डेटा रीड करना है। रिसीवर के स्ट्रोब हाई होने के टाइम ही डेटा रीड करना पड़ेगा। अगर लेट हुआ तो डेटा मिस हो जाएगा। वैलिड डेटा मतलब डेटा है, डेटा ले लिया डेस्टिनेशन है, तो फिर ट्रेलिंग स्ट्रोब आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। अब ये सब इसकी थ्योरी है, एक बार आप लोग देख लेना। अब देखो लिमिटेशन क्या है इसका, कि रिसीवर ना
रिसीवर ने डेटा पढ़ा या नहीं, सोर्स को पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सिग्नल है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, इसी वजह से डेटा लॉस भी हो सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। टाइमिंग कंट्रोल क्या बोल रहा है कि जो डेस्टिनेशन है वो डेटा को रीड करना पड़ेगा स्टॉप ड्यूरेशन के ही टाइम पे। तो सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप समझ में आ गया। अब अपन सेकेंड टाइप देखते हैं, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप। अब ये क्या होता है, इसमें रिसीवर जो डेस्टिनेशन है ट्रांसफर स्टार्ट करता है। यहाँ स्ट्रोब जो है रिसीवर भेजता है। जैसे इसकी वर्किंग अपन देखते हैं डायग्राम से, डेस्टिनेशन जो है वो स्ट्रोब भेज रहा है हमें, रीडिंग स्ट्रोब भेज रहा है कि मैं रेडी हूँ, तुम डेटा भेजो अब। तो उसके बाद क्या होगा, सोर्स वाला है वो डेटा बस पर डेटा रख देता है, फिर डेस्टिनेशन डेटा रीड कर लेता है, फिर स्ट्रोब जो है ऑफ हो जाता है, ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से वर्किंग होती है। तो यहाँ पे डेटा जो है वैलिड डेटा होता है सबसे पहले तो, और फिर लीडिंग स्ट्रोब में आता है। मतलब लीडिंग स्ट्रोब पहले डेटा मांगता है, फिर अपन दे देते हैं। तो ये काम होता है इसमें। तो अब इसके भी लिमिटेशन है। अगेन देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट, तो एरर्स में अगर इफ द टाइमिंग इज ऑफ, अगर टाइमिंग गलत हो गई तो वापस से डेटा मिस हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो स्ट्रोब मेथड में क्या कमी थी पूरे ओवरऑल। तो अब हमारे स्ट्रोब मेथड के क्या डिसएडवांटेजेस थे कि इसमें हुआ क्या, इसमें एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं होता है, इसीलिए सेंडर को पता ही नहीं चलता कि रिसीवर ने डेटा रिसीव किया है या नहीं। तो इसी वजह से डेटा लॉस और टाइमिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हैंडशेकिंग मेथड भी अपने एसिंक्रोनस का सेकेंड टाइप है। अपन ने स्ट्रोब मेथड पूरी देख लिया, हैंडशेकिंग मेथड अपन देखेंगे। तो हैंडशेक मत समझ लेना। हैंडशेकिंग इज अ मोर रिलायबल एसिंक्रोनस ट्रांसफर मेथड दैट यूजेस two control signals to coordinate data transfer, one from the sender, one from the receiver. तो asynchronous data transfer में कॉमन क्लॉक नहीं होती है, इसीलिए सेंडर और रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि सामने वाला रेडी है या नहीं है। जो स्ट्रोब मेथड है उसमें क्या होता था कि सिर्फ एक सिग्नल था, इसलिए अपने को कंफर्मेशन तो नहीं मिलता था। पर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैंडशेकिंग मेथड का यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, हैंडशेकिंग मेथड जो है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का एक कंट्रोल मेथड है, जिसमें दो कंट्रोल सिग्नल्स यूज होते हैं ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच जो डेटा है वो सेफली ट्रांसफर हो सके। ये दो सिग्नल्स क्या होते हैं, सबसे पहला होता है डेटा वैलिड रिक्वेस्ट जो सेंडर भेजता है ना, और एक होता है डेटा एक्सेप्टेड एक्नॉलेज जो रिसीवर भेजता है। तो स्ट्रोब में क्या होता था, एक सिग्नल जाता था, पर हैंडशेकिंग में क्या होता है, दो सिग्नल आ रहे। एक सिग्नल अपना सेंडर भी भेजेगा कि मैं डेटा भेज रहा हूँ, और एक सिग्नल जो है रिसीवर भेजेगा कि हाँ डेटा आ गया है मेरे पास। तो अब इसका हैंडशेकिंग नाम क्यों पड़ा, एक सोच रहे होगे तुम्हारे हैंडशेकिंग क्या होता है भाई, इधर क्यों नाम आया इसका। तो सोचो तुम एक दोस्त को नोटबुक देते हो, तो तुम नोटबुक आगे बढ़ाते हो उसको देने के लिए, तो दोस्त नोटबुक को पकड़ लेता है और बोलता है हाँ ठीक है मिल गई। तो जब तुम हाथ छोड़ते हो तो ये हैंडशेकिंग है। कंप्यूटर में भी सेंडर पहले डेटा भेजता है और रिसीवर कंफर्मेशन देता है, इसलिए इसका हैंडशेकिंग नाम पड़ गया है। बस समझ गए। अब अपन इसका डायग्राम देखते हैं। नहीं डायग्राम नहीं देखेंगे, अभी अपन इसकी वर्किंग देखेंगे कि होता क्या है। कि सबसे पहले तो सेंडर प्लेसेस डेटा ऑन द बस एंड असर्ट्स अ डेटा वैलिड और रिक्वेस्ट सिग्नल। तो सोर्स के पास डेटा रेडी है, तो ये डेटा जो है डेटा बस पर रख दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सोर्स जो है डेटा वैलिड इक्वल टू 1 करता है, मतलब डेटा वैलिड सिग्नल ऑन करता है। उसका मतलब क्या है कि डेटा रेडी है, रीड कर लो। अब डेस्टिनेशन जो है डेटा को रीड करता है, डेस्टिनेशन डेटा बस से डेटा रीड करता है। डेटा एक्सेप्टेड सिग्नल ऑन करता है, मतलब कि डेटा रिसीव करने के बाद डेस्टिनेशन डेटा एक्सेप्टेड इक्वल टू 0 करता है। इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू 1 करता है। इसका मतलब क्या है कि डेटा जो है सक्सेसफुली मिल गया, तो ये एक्नॉलेजमेंट मिल गई है हमें। उसके बाद क्या होता है कि सोर्स डेटा वैलिड ऑफ, मतलब सोर्स एक्नॉलेजमेंट देखकर डेटा वैलिड ऑफ कर देता है
और डेटा बस से डेटा हटा लेता है, और फिर जो डेस्टिनेशन है वो भी डेटा एक्सेप्टेड ऑफ कर देता है। रिसीवर भी एक्नॉलेजमेंट हटा देता है। अब सिस्टम नेक्स्ट डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है। समझ में आया कैसी वर्किंग है? अब इसके भी दो टाइप होते हैं, सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग। तो अब इसके टाइप्स में सबसे पहले आता है अपना सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग। ये क्या होता है? द सेंडर इनिशिएट्स डेटा ट्रांसफर बाय सेंडिंग अ डेटा वैलिड सिग्नल। इसमें कम्युनिकेशन सोर्स जो अपना सेंडर होता है वो स्टार्ट करता है, मतलब सेंडर के पास डेटा रेडी है और वो रिसीवर को बोलता है कि मेरे पास है ना डेटा रेडी है, तो तुम ये ले सकते हो। समझ रहे? अब इसका डायग्राम क्या है सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग का, कि डेटा बस सबसे पहले उसने क्या करा, ये एक्चुअल डेटा का रास्ता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कोई भी डेटा देना, तो ये डेटा डेस्टिनेशन को भेज रहा है डेटा बस के थ्रू। अब डेटा वैलिड क्या होता है? ये कंट्रोल एक सिग्नल है, ये कंट्रोल सिग्नल है। मैंने डेटा बस पर डेटा रख दिया है, अब तुम रीड कर लो। तो इस सिग्नल को जो है सोर्स भेजता है। अब डेटा एक्सेप्टेड कहाँ पर होगा? ये देखो डेटा एक्सेप्टेड हो गया, ये एक्नॉलेजमेंट है। रिसीवर बोलता है कि हाँ भाई डेटा मिल गया है, और ये सिग्नल जो है डेस्टिनेशन हमें भेज रहा है। तो पूरा वर्किंग एक बार वापस से बता देती हूँ। सोर्स के पास डेटा रेडी है, फिर क्या करा, सोर्स जो है डेटा बस पे डेटा रख देता है। अब अभी तक रिसीवर ने इसको रीड नहीं करा, अभी ये बस पे रखा हुआ है। तो सोर्स जो है डेटा वैलिड ऑन करता है, मतलब कि डेटा रेडी है ये बता देता है उसको। फिर डेस्टिनेशन जो है डेटा वैलिड देखता है कि हाँ है डेटा, फिर वो डेटा को रीड करता है, उसने मतलब रिसीव कर लिया। अब क्या करा उसने, डेटा जो सक्सेसफुली रिसीव हो गया, तो वो डेटा एक्सेप्टेड उधर से भेज देगा, ऑन कर देगा। इसका मतलब डेटा उसने रिसीव कर लिया। तो सोर्स एक्नॉलेजमेंट देख लेता है, फिर डेटा वैलिड ऑफ हो जाता है और डेटा जो है बस से रिमूव हो जाता है। और डेस्टिनेशन भी क्या करता है, डेटा एक्सेप्टेड ऑफ कर लेता है, ट्रांसफर मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका टाइमिंग डायग्राम क्या है, डेटा बस डेटा वैलिड, व्हाट इज दिस? तो ये मेरा एक्चुअल डेटा है, सेंडर बोल रहा है कि भाई देख डेटा रेडी है, रखा हुआ है। अब इसने क्या करा, डेटा वैलिड देख लिया, फिर डेटा एक्सेप्ट हो गया कि रिसीवर बोल रहा है हाँ ठीक है रिसीव हो गया है। समझ में आएगी? अब डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग हम लोग देखते हैं। तो द रिसीवर रिक्वेस्ट डेटा बाय सेंडिंग अ रेडी फॉर डेटा सिग्नल। यहाँ कम्युनिकेशन रिसीवर स्टार्ट करता है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, देखो ये डायग्राम ही है, समझ लो। तो डेस्टिनेशन रेडी सिग्नल भेजता है कि मैं रेडी हूँ। उसके बाद क्या होगा, सोर्स जो है डेटा बस पर जो है डेटा रख देता है, फिर डेस्टिनेशन जो है डेटा को रीड कर लेता है, और उसके बाद फिर डेस्टिनेशन एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि हाँ भाई डेटा रिसीव हो गया है। तो अब सोर्स जो है डेटा को रिमूव कर देता है डेटा बस से, और ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। बस पहले वाले में सोर्स आगे हाथ बढ़ाता है और दूसरे वाले में डेस्टिनेशन आगे हाथ बढ़ा रहा है बस। और ये अपना इसका टाइमिंग डायग्राम हो जाएगा। समझ गए? इसमें क्या हो रहा है, प्लेस डेटा ऑन द बस, इनेबल वैलिड डेटा। फिर ये डेटा ले लेगा बस से और डिसेबल कर देगा रेडी फॉर डेटा। डायग्राम समझ में आ गया क्या होता है वर्किंग? ऊपर से इतनी समझ में आ गई, बस इतना ही काफी। अपने को बहुत ज्यादा भी डेप्थ में नहीं जाना है, मतलब नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम ही है ये वैसे तो। अब एडवांटेजेस अपन इसके देखते हैं। तो अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि जो हैंड शेकिंग है वो स्ट्रोक वाले से बेटर क्यों है? क्योंकि हैंड शेकिंग मेथड में हमें एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है, सेंडर को कंफर्मेशन मिल जाता है कि रिसीवर ने डेटा रिसीव कर लिया है, तो इसीलिए स्ट्रोक मेथड से ज्यादा रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है और सुटेबल फॉर डिवाइसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। अलग स्पीड्स के डिवाइसेस के लिए भी सुटेबल होता है। तो ये अपना हैंड शेकिंग मैथड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट अपना देख लेते हैं, डोंट वरी, जा रही हूँ मैं भी। डिफरेंशिएट सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के अपने पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो अब अपन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस की जितनी भी कथा है वो आज अपन इधर कंप्लीट कर देंगे डेटा ट्रांसफर में जो है। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पता है क्या होता है, उनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर सेम क्लॉक सिग्नल को यूज करते हैं, मतलब कि दोनों को पता होता है कि डेटा कब भेजना है और
रिसीवर को पता है कब मुझे रिसीव करना है। बट एसिंक्रोनस में क्या होता है, कोई कॉमन क्लॉक नहीं होता है। सेंडर और रिसीवर अपनी अपनी स्पीड से काम करते हैं। टाइमिंग के लिए कंट्रोल सिग्नल्स जो स्टार्ट और स्टॉप बिट होता है, स्ट्रोब यूज होता है, हैंड शेकिंग इसमें यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, टाइमिंग, सेंडर एंड रिसीवर ऑपरेट इन सिंक विथ क्लॉक पल्सेस। हर क्लॉक पल्स पर डेटा ट्रांसफर होता है, इसीलिए इनकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। बट एसिंक्रोनस में क्या होता है, सेंडर जब रेडी हो तभी वो डेटा भेजता है, और सेंडर और रिसीवर जब रेडी हो तो ही वो डेटा रिसीव करता है। तो इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ डेटा ट्रांसफर के टाइम ही हो पाता है। अब इसमें स्पीड देख लेते हैं। जनरली फास्टर ड्यू टू कंटिन्यूअस डेटा फ्लो एंड नो नीड फॉर एडिशनल बिट्स। तो क्लॉक ऑलरेडी चल रही है, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ये सब नहीं भेजना पड़ता है, तो कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए फास्ट है। बट इसमें क्या होता है कि हर कैरेक्टर के साथ एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी पड़ती है, और हर बाइट के साथ एक्स्ट्रा बिट्स यूज होते हैं, जिससे टाइम ज्यादा होता है और स्पीड कम हो जाती है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, तो सिंक्रोनस में क्या होता है, हर डिवाइस तक क्लॉक पहुंचानी पड़ती है, तो उससे एक्स्ट्रा हार्डवेयर लग जाता है और इसीलिए सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। बट एसिंक्रोनस में क्या होगा, क्लॉक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी पड़ती, बस इसमें कंट्रोल सिग्नल्स में ही काम हो जाता है, तो मेरा हार्डवेयर जो है इसमें सिंपल होता है। अब एफिशिएंसी की बात करें तो सिंक्रोनस में एक्स्ट्रा बिट्स नहीं यूज होते हैं, लार्ज फाइल्स के लिए ये बेस्ट है। बट एसिंक्रोनस जो है, कभी कभी डेटा भेजना हो, जैसे कि कीबोर्ड की मैंने की प्रेस करी ए फॉर एग्जाम्पल, फिर 5 सेकेंड कुछ नहीं करा, फिर बी प्रेस कर दिया, तो क्लॉक चलने की इसमें जरूरत नहीं होती है। तो अब नहीं समझ में आई ये लाइन, एक और बार समझाती हूँ। बेटर फॉर स्पोरेडिक और शॉर्ट बर्स्ट ऑफ डेटा। स्पोरेडिक क्या होता है, कभी पूछ लिया तो अच्छा है, कभी कभी डेटा आना, मतलब रेगुलर नहीं आ रहा है। और शॉर्ट बर्स्ट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा डेटा एक बार में भेजना, फिर कुछ टाइम तक कुछ नहीं भेजना। तो एसिंक्रोनस ट्रांसफर बेटर होता है स्पोरेडिक और शॉर्ट बर्स्ट ऑफ डेटा के लिए, क्योंकि इसमें कॉमन क्लॉक को हमेशा चलाने की जरूरत ही नहीं होती है। जब डेटा होता है तभी ट्रांसफर होता है, फालतू अपनी क्लॉक इसमें नहीं चलती रहती है। अब ये सिंक्रोनस के एग्जाम्पल हो गए, जो अपना CPU टू रैम काम हो रहा है, ये सब क्लॉक यूज करते हैं। और भी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं अपने। अब एसिंक्रोनस के क्या है, RS-232 कीबोर्ड इनपुट USB। तो एग्जाम में USB को एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, एक लाइन मैंने बता दी एक्स्ट्रा, समझ गए। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, सीरियल पोर्ट्स एंड ऑल। तो आई होप आज का अपना जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपन मैक्स टू मैक्स आज अपन ने कितने टॉपिक, तो आज अपने 40 मिनट में 4 टॉपिक हो गए, सॉरी 5 टॉपिक हो गए। पैरेलल, सीरियल, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और उनका डिफरेंस। अगर मैं चाहती तो मैं एक एक करके भी करवा सकती थी कि पैरेलल एक वीडियो में बना दिया, सीरियल एक वीडियो में बना दिया, पर उससे क्या होता 50-60 मिनट का पूरा इतना जाता। तो इससे बेटर है 40 मिनट में अपना काम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी है, ये सब याद कर लेना, काम हो जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए, ज्यादा आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इजी लैंग्वेज लिए मैंने। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर है उसमें DM है, और अपन IO प्रोसेसर देखेंगे, और फिर वो लास्ट वीडियो होगी, फिर अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।